सत्र का आगाज हुआ है। अब एक नए इतिहास की तरफ कैसे बढ़ता है ये सत्र, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले दो कार्यकालों के मुकाबले इस बार विपक्ष ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है और पहले दिन ही विपक्ष ने अपनी मजबूत आमद भी, अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज कराई है। आज जमकर प्रदर्शन भी किया गया। इस सबके बीच में सांसदों ने शपथ भी ली है। पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र के पहले दिन 280 नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। कल बाकी बचे सांसदों को भी शपथ दिलाई जाएगी और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली सांसद के तौर पर। गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, चिराग पासवान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, एचडी कुमारस्वामी और राम मोहन नायडू, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आज शपथ ली। और आज 18वीं लोकसभा के सत्र का आगाज़ हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा नए संकल्पों के साथ काम करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि ये नई उमंग, नए उत्साह और नई गति को प्राप्त करने का अवसर है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार और गौरवमयी तरीके से संपन्न हुआ है। ये 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। साथ ही पीएम ने विपक्ष पर भी हमला बोला। नई सरकार बनने के बाद संसद का पहला ये जो सत्र रहा, हंगामा खेज रहा। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने संबोधन दिया और नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। देखिए, ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर तब जबकि ये पूरा चुनाव जो है ये एक तरीके से बिल्कुल अलग अंदाज में लड़ा गया है। एक ऐतिहासिक माहौल रहा। पिछले 2 टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी की शक्ति लगातार बढ़ी,
लेकिन ये जो तीसरा मौका आया, ये 2024 का लोकसभा चुनाव रहा, इसमें पूर्ण बहुमत से चूक गई अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत से काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली और मजबूती के साथ एक बार फिर सरकार बनी। तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेने में कामयाब रहे। अब यहाँ पर जब वो भाषण दे रहे थे तो उनकी जो बातें हैं वो समझने जैसी हैं। पहली बात, उन्होंने जैसे औपचारिकता में कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमयी है, ये वैभव का दिन है। आज़ादी के बाद पहली बार नए संसद में शपथ, अब तक ये प्रक्रिया पुराने संसद में होती थी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कल 25 जून है, 50 साल पहले इसी दिन संविधान पर काला धब्बा लगा दिया गया। हम कोशिश करेंगे कि देश में कभी भी ऐसी कालिख न लग सके। आज़ादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार की हैट्रिक हुई है। यह अवसर 60 साल बाद आया। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, देश चलाने के लिए सहमति बहुत ज़रूरी होती है। देश की जनता ने हमें तीसरी बार अवसर दिया, हमारी जिम्मेदारी 3 गुना बढ़ गई है। अपने तीसरे कार्यकाल में हम 3 गुना मेहनत करेंगे, 3 गुना परिणाम प्राप्त करेंगे। देश की जनता को नाटक हंगामा नहीं चाहिए, देश को नारे नहीं सब्सटेंस चाहिए, देश को एक अच्छा विपक्ष चाहिए, देश को एक जिम्मेदार विपक्ष चाहिए। ये सारी बातें जो उन्होंने कही है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ प्रधानमंत्री यहाँ भाषण दे रहे हैं और पहला सत्र शुरू, दूसरी तरफ विपक्ष ने अपनी तैयारी कर रखी है। वो संविधान की कॉपी लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आ गए थे और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने ये बातें कही और इमरजेंसी की याद दिलाई कि जब जब यहाँ संविधान का नैरेटिव रखा जाता, पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान हर जगह पर राहुल गांधी ने जहां भी अपनी चुनावी रैलियां की, वो लोकसभा संविधान की कॉपी दिखाते कई जगहों पर दिखे। और इससे बहुत स्पष्ट हो गया कि संविधान वाला ये जो दांव है, ये नैरेटिव जो है, ये विपक्ष को लग रहा था कि ये चलेगा और ऐसा लगता है कि चला भी, जिस तरह के नतीजे आए हैं। प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्षी दल संविधान के साथ फिर से वही कॉपी लेकर, आप देख रहे हैं तमाम बड़े चेहरे हैं विपक्ष के यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वहीं एनडीए की ओर से भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। उन्होंने सांसदों को शपथ दिलवाई। आपको बता दें, नए स्पीकर के चुनाव के साथ उनका जो ये प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका भी बड़ा विरोध किया गया। वरीयता का ध्यान नहीं रखा गया, वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया, इस तरह की बातें कही गई। अब कांग्रेस का ये बार बार कहना है कि पहले अपनी मर्जी से चाहे जो डिसीजन ले लिए गए, लेकिन अब विपक्ष पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी क्या कुछ कहा है इस मौके पर, वो आपको सुनवाते हैं। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी, उसमें सारी जनता हमारे साथ थी। आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। तो विपक्ष ने आज हंगामा किया और इसकी एक वजह थी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को बनाया जाना। कौन है भर्तृहरि मेहताब, ये भी आपको बताते हैं। उड़ीसा के पहले सीएम हरे कृष्ण मेहताब के बेटे हैं, 7 बार के लोकसभा सांसद हैं, 21 साल तक बीजेडी से सांसद रहे, उड़ीसा की कटक लोकसभा सीट से सांसद हैं और 28 मार्च 2024 को बीजेडी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। 2017 में उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। 2017, 2018, 2019, 2020 में संसद रत्न पुरस्कार जीता है। तो काफ़ी सांसद के तौर पर काफ़ी प्रतिष्ठा इन्होंने अर्जित की है। अब प्रोटेम स्पीकर और उनके काम, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। लोकसभा की पहली बैठक से पहले खाली होता है स्पीकर पद। राष्ट्रपति कार्यवाही चलाने के लिए चुनते हैं प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब ये ही एक सवाल खड़ा हो गया बार बार। जो विपक्ष का हंगामा था, उन्होंने कहा कि आपने वरीयता को, वरिष्ठता का ध्यान नहीं दिया है और इनको बना दिया, क्योंकि इनसे वरिष्ठ कई और सांसद हो सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर सत्र के पहले दिन शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति के सामने प्रोटेम स्पीकर की शपथ होती है। प्रोटेम स्पीकर सभी नए सांसदों को फिर शपथ दिलवाते हैं, क्योंकि सबको सांसदों को शपथ दिलवानी है। नए स्पीकर के चुनाव के साथ ये समाप्त हो जाती है सेवा जो प्रोटेम स्पीकर की होती है। इस बार भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बने और बीजेपी के ओडिशा से लगातार 7 बार सांसद रहे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। संसद रत्न कई बार उनको पुरस्कार मिल चुका, अच्छे सांसद के तौर पर कई बार चिन्हित हो चुके हैं। अब बड़ा सवाल है, प्रोटेम स्पीकर का काम तो हो गया, उनको शपथ दिलानी थी, स्पीकर का चुनाव कैसे होगा।
प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है। सरकार और विपक्ष मिलकर स्पीकर के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करते हैं। पीएम या संसदीय कार्य मंत्री उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करते हैं। 26 जून को पीएम मोदी स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव पेश करेंगे। अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं तो बारी बारी से प्रस्ताव रखा जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर वोटिंग भी हो सकती है, होती है। अब देखना होगा होगी नहीं होगी। जिसके नाम का प्रस्ताव मंजूर होगा उसे स्पीकर चुना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्पीकर के चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवारों को समर्थन का नोटिस जमा होगा। चुनाव साधारण बहुमत के जरिए होगा। लोकसभा में मौजूद आधे से ज्यादा सांसद जिसे वोट देंगे वो स्पीकर बनेगा। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए किसी अन्य शर्त या योग्यता को पूरा करना जरूरी नहीं है। कार्यकाल अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक होता है। तो स्पीकर का चुनाव आप देख रहे हैं काफ़ी समय लग रहा है। इसको लेकर बड़े सवाल आप सुन रहे होंगे, क्योंकि ये एक तरीके से अब जब विपक्ष इतना मजबूत होता है, सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष में भी आप देखते हैं अलग अलग पार्टियां हैं यहाँ पर, या गठबंधन की सरकार चल रही है, तब जहाँ भी निर्णय वोट्स के आधार पर होना है तो बड़ा सोच समझकर निर्णय लिया जाएगा। इसी की कश्मकश है। अगले स्पीकर के लिए एनडीए अभी नाम तय नहीं कर सका है। बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रखेगी, वहीं विपक्षी गठबंधन डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़ा है। सत्ता पक्ष विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देने के मूड में नहीं है। डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिला तो विपक्ष दोनों पदों पर उम्मीदवार उतारेगी। हमेशा टीडीपी स्पीकर पद मांगती रही है। टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद दिए जाने के भी कयास हैं, सहयोगी दल को एनडीए में दे दिया जाए। राज्यसभा में उपसभापति का पद पहले से ही जेडीयू के पास है। तो स्पीकर चुनाव की अहमियत क्या है वो भी बता देते हैं। स्पीकर को लेकर बीजेपी एकजुटता का संदेश देना चाहती है। एनडीए के सभी घटक दल मजबूती के साथ हैं। गठबंधन में किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। एनडीए के घटक दलों ने भी बीजेपी को फ्री हैंड दे दिया है। बीजेपी की ओर से नामित स्पीकर को समर्थन दिया जाएगा। जेडीयू टीडीपी ने भी साफ किया है कि बीजेपी का समर्थन करेंगे। विपक्ष की रणनीति ये है कि स्पीकर चुनाव के बहाने सरकार को डिप्टी स्पीकर पद उसे देने के लिए मजबूर करें। सदन में स्पीकर की शक्तियां समझ लीजिए, जिसकी वजह से ये पूरा सोच समझ के निर्णय लिया जा रहा है। स्पीकर को सदन के कामकाज, नियमों की जानकारी जरूरी होती है। देश के संविधान और कानूनों के बारे में जानकारी जरूरी होती है। सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदारी होती है। लोकसभा स्पीकर संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं। सदन में विवाद होने पर स्पीकर नियमानुसार कार्यवाही भी करते हैं। सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्य होते हैं। स्पीकर से अपेक्षा की जाती है कि तटस्थ, इसको संवैधानिक पद भी कहा जाता है, आपने कई बार सुना होगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों जिनकी सरकार होती है, जिनकी ताकत होती है, उनके ही पार्टी से कोई सदस्य यहाँ पर बैठता है। और कई सोमनाथ चटर्जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत जिक्र भी आता है। कई लोगों के कामकाज को बहुत याद भी किया जाता है तटस्थता की जब बात होती है। लोकसभा स्पीकर किसी मुद्दे पर अपनी राय घोषित नहीं करते हैं। वे किसी प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लेते हैं। पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पर निर्णायक मत डाल सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न समितियों का गठन करते हैं। कोई सदस्य सदन में दुर्व्यवहार करता है तो उसे निलंबित कर सकते हैं। पाला बदलने वाले सदस्यों की अयोग्यता पर फैसला करते हैं। हालांकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया था कि स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और हटाए भी जा सकते हैं स्पीकर। संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत सदन को स्पीकर को हटाने का अधिकार भी है। स्पीकर को 14 दिन का नोटिस देकर पद से हटाया जा सकता है। 50% से ज्यादा बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटा सकते हैं। लोकसभा में 50% से अधिक सदस्य सांसदों की मौजूदगी जरूरी होती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 7 और 8 के अनुसार भी कार्यवाही हो सकती है। इसमें भी लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान होता है। अगर पद छोड़ना चाहें तो वो डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा सौंप सकते हैं। अब डिप्टी स्पीकर का चुनाव कैसे होता है वो भी समझ लीजिए फटाफट। स्पीकर के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं। डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख स्पीकर की ओर से तय होती है। डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी वैसे ही होता है जैसे स्पीकर का चुनाव होता है। एक ही उम्मीदवार सदन में उसका प्रस्ताव रख सकता है, उसे पास किया जा सकता है। अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं तो फिर वोटिंग कराई जाती है। लोकसभा का सदस्य ही स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बन सकता है। दोनों का ही कार्यकाल 5 साल का होता है। अब संसद सत्र में कब कब क्या क्या होगा ये भी जान लीजिए। 24 जून को सत्र की शुरुआत है। नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ आज हो गई है, यानी आज हंगामा की शुरुआत हो गई। 25 तारीख को नवनिर्वाचित सांसदों की ये जो शपथ हुई है इसके साथ में आज शुरुआत हुई। 26 जून लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। 27 जून संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। 28 जून को संसद में मंत्रिपरिषद सदस्यों का परिचय सत्र होगा। पीएम मोदी परिचय कराएंगे। 29 जून को अवकाश रहेगा। 30 जून को भी अवकाश है। 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 2 जुलाई को पीएम मोदी बहस पर जवाब दे सकते हैं। 3 जुलाई को पीएम मोदी का राज्यसभा में फिर जवाब आएगा। अब
पहली बार सांसद कौन 280 पहली बार सांसद बने हैं। आज से शुरू हुए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। पहले दिन 280 सांसदों ने सांसद पद की शपथ ली। दूसरे दिन 264 सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बार फर्स्ट टाइम सांसदों की संख्या का रिकॉर्ड बना है। 52% सांसद पहली बार सदन में पहुंचे हैं। लोकसभा में 280 नए सांसदों की तादाद है। अकेले उत्तर प्रदेश से 45 नए सांसद हैं। महाराष्ट्र से 33 सांसद पहली बार चुनकर आए। और आप समझ गए होंगे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इधर उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार को जो सफलता मिली उसमें ये नए चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। नए सांसदों की पृष्ठभूमि क्या है? और 148 सांसद ऐसे हैं जो कृषि पृष्ठभूमि से हैं, किसान हैं यानी। 76 सांसद ऐसे हैं जो व्यावसायिक पृष्ठभूमि से हैं, व्यवसायी रहे हैं। 58 सांसद सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। वहीं 35 सांसद हैं वकील हैं। 1 सांसद पूर्व जज भी हैं। 7 सांसद मेडिकल प्रैक्टिशनर रहे हैं। 4 सांसद इंजीनियर, 4 सांसद फिल्म कलाकार हैं, 1 सांसद रणनीतिक सलाहकार हैं, 1 सांसद रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। अब महिला सांसदों की संख्या घटी है। 18वीं लोकसभा में गिरावट देखी गई है। 2024 लोकसभा में महिलाएं कुल संख्या का 13.63% हैं और 2019 लोकसभा में संसद में महिला सांसद 14.36% थीं। पार्टियों में महिला सांसद कितनी है? इस बार की लोकसभा में किस पार्टी से कितनी महिला सांसद चुनकर आई हैं वो भी हम आपको बताते हैं। इस बार लोकसभा में कुल महिला सांसद 74 हैं जो जीतकर पहुंची हैं। इनमें बीजेपी की 31 हैं, कांग्रेस की 13 हैं, टीएमसी की 11 महिला सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से 5 हैं, डीएमके से 3 हैं, जेडीयू से 2 हैं, एलजेपी वीआर से 2 हैं और अन्य 7 हैं। अब बुजुर्ग सांसदों की संख्या बढ़ी है, इसके बारे में बता देते हैं। 18वीं लोकसभा में पिछली लोकसभा से ज़्यादा बुजुर्ग सांसद हैं। 18वीं लोकसभा में सांसदों की औसत उम्र 56 वर्ष है और 17वीं लोकसभा 2019 में सांसदों की औसत उम्र 54 वर्ष थी। इस लोकसभा में सांसदों की औसत संपत्ति घटी है। पिछली लोकसभा से संपत्ति घटकर करीब 20 करोड़ 90 लाख से 18 करोड़ 80 लाख हो गई है। और इस बार एक और दिलचस्प पहलू है, 25 वर्ष के 3 सांसद हैं। इस बार की लोकसभा में युवा भी दिखाई दे रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज, उत्तर प्रदेश के मछली शहर से ही सांसद प्रिया सरोज है। तो ये युवा चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, 25 वर्ष वाले। अब जेल में भी 2 सांसद बंद हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। अमृतपाल सिंह और राशिद इंजीनियर ये चुनाव जीते हैं। खडूर साहिब पंजाब से जीते हैं, बारामूला जम्मू कश्मीर से भी जीते हैं। और किस किस को हराया इन्होंने? अमृतपाल ने कुलबीर सिंह को हटाया और राशिद इंजीनियर ने उमर अब्दुल्ला को हराया। तो बड़ी जीत थी। कितने वोट मिले थे? करीब 1,90,000 से जीत दर्ज की गई है। 2 लाख से ज़्यादा वोटों से राशिद इंजीनियर की जीत हुई है। और ये खालिस्तानी समर्थक और बड़े गंभीर आरोपों में ये दोनों जेल में बंद हैं। जेल में बंद सांसद कैसे शपथ लेते हैं भी बता देते हैं आपको। जेल में बंद निर्वाचित सांसद को पैरोल मिलती है और संसद सचिवालय जेल प्रशासन को इसकी सूचना देता है। सांसद को शपथ दिलाने के लिए परमिशन ली जाती है। शपथ के बाद वापस इनको जेल भेज दिया जाता है। निर्वाचित सांसद स्पीकर को जेल जाने की जानकारी देते हैं और सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो ये कई जानकारियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि पहला सत्र था, आगाज़ हो गया 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का, तो हमने आपके सामने ये जानकारी भी रखी।